अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भाइयों बहनों, क्या हाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और खूब मज़े में होंगे। तो जनाब, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो चैप्टर नंबर 4 होगा, जिसमें आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस क्लियर होंगे कि जो कि आपको सेल्स टैक्स से रिलेटेड लाजमी पता होने चाहिए। और एज अ इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू आपसे ये इंटरव्यू में क्वेश्चन भी हो सकेंगे, में भी हो सकते हैं क्वेश्चन। अब उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है? फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए टैक्स इनवॉइस क्या होती है, टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट क्या होता है, उस टैक्स इनवॉइस में क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी होती हैं कि एक टैक्स पेयर जो है ना उसके अंदर शो करे। दूसरा, आपको इस वीडियो से ये पता चलेगा कि एक टैक्स पेयर जो है वो अपना डाटा कितनी देर तक रखने का पाबंद है। जो एक बिज़नेस रन कर रहा है टैक्स पेयर, वो अपनी टैक्स इनवॉइस का डाटा, जो उसने चीज़ें ख़रीदी हैं उसका डाटा, जो चीज़ें बेची हैं उसने, उसकी रसीदें वगैरह, वो कब तक रखने का पाबंद है। एफबीआर उसको कब तक वो डाटा मांग सकता है, ये क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। अपना चैप्टर नंबर 4 है। इससे पहले ऑलरेडी हमने सेल्स टैक्स एक्ट की डेफिनेशन का चैप्टर भी कर लिया। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आ सकती है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे उसका थंबनेल भी चल रहा होगा। और दूसरा, हमने चैप्टर नंबर 3 भी कर लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रजिस्ट्रेशन सेल्स टैक्स की कैसे हो सकती है और क्या क्या चीज़ें उसके लिए मैंडेटरी हैं कि सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। देन उसके बाद अब नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 पे। इंशाल्लाह इसी तरह नेक्स्ट भी जो चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं उस पर भी हम डिबेट करेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें टैक्स इनवॉइस है, बुक कीपिंग है, उसके बारे में तमाम डाटा बताया गया होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपने स्किप नहीं करना, मिस नहीं करना। एक तो आपको जनरल इन्फॉर्मेशन हो जाएगी और दूसरा आपके हो सकता है इंटरव्यू में इससे क्वेश्चन क्लियर हो सके। तो हम चलते हैं जी। हमने सेल्स टैक्स एक्ट 1990 खोला हुआ है, जो कि 30 जून 2023 तक अपडेटेड है, जो कि लेटेस्ट अमेंडमेंट जिसके अंदर मौजूद हैं वो हमने एक्ट खोल लिया है। ये एक्ट कहाँ से मिलेगा? ये एक्ट आपको एफबीआर की वेबसाइट से इजीली अवेलेबल है, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमने चैप्टर कर लिया था, चैप्टर 2 भी कर लिया है हमने, चैप्टर 3 रजिस्ट्रेशन का भी कर लिया। और आज हमारा जो चैप्टर होगा वो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है बुक कीपिंग एंड इनवॉइसिंग रिक्वायरमेंट। चैप्टर 4 ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या कहता है। सबसे पहले सेक्शन 22 है इसका, और रिकॉर्ड के बारे में बताएगा कि रिकॉर्ड से क्या मुराद है, किस चीज़ को सेल्स टैक्स एक्ट रिकॉर्ड कहता है। क्या एक कंपनी के अंदर इस्तेमाल होने वाले तमाम डॉक्यूमेंट्स इसके लिए रिकॉर्ड हैं? क्या एक स्पेसिफिक जो है ना वो फॉर्मेट है जिसके मुताबिक ये रिकॉर्ड होगा, वो आज हमने देखना है। सबसे पहले कहता है सब सेक्शन 1 में, अ रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज। तो ये रिकॉर्ड उसके लिए मैंडेटरी होगा जो टैक्सेबल सप्लाईज का बिजनेस कर रहा होगा। शैल मेंटेन एंड कीप एट हिज बिजनेस प्रेमिसेस और रजिस्टर्ड ऑफिस इन इंग्लिश और उर्दू, दोनों लैंग्वेजेस में वो अपना ये डाटा मेंटेन कर सकता है, इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज में। द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ द गुड्स परचेज्ड इंपोर्टेड, दोनों चीज़ें जो परचेज की हैं उसका भी डाटा, या जो इंपोर्ट की हैं उसने उसका भी डाटा उसके पास होना चाहिए। एंड सप्लाइड, और चीज़ें उसने जो आगे सेल की हैं, चाहे वो ज़ीरो रेट पे की हैं, चाहे एग्जेम्प्ट पे की हैं, चाहे रिड्यूस रेट पे की हैं, उन जिन भी रेट पे वो चीज़ें सेल कर रहा है वो डाटा उसके पास होना लाजमी है। मेड बाय हिम और बाय हिज एजेंट एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ इन सच फॉर्म एंड मैनर एज वुड परमिट रेडी ascertainment ऑफ हिज टैक्स लाइबिलिटी ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड। वो कह रहा है वो तमाम डाटा जिससे उसकी टैक्स लाइबिलिटी के बारे में पता चल सके कि इसकी टैक्स लाइबिलिटी इतनी बनती है, वो तमाम डाटा उसको अपने पास रखना लाजमी होगा। अब नंबर ए में कह रहा है वो कौन कौन सी चीज़ें उसने आगे इलेबोरेट कर दिया। रिकॉर्ड ऑफ सप्लाईज मेड शैल इंडिकेट द डिस्क्रिप्शन। वो कह रहा है कि जो रिकॉर्ड ऑफ सप्लाईज होगा वो ये बातें बताएगा, मतलब उसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए उस रिकॉर्ड में। अब ये ना कहें जी हमने 1 लाख की सेल की, 2 लाख की सेल की, वो सेल के अंदर क्या होना चाहिए वो सारा डेटा बता रहा है ये, कि वो इंडिकेट करेगा डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ गुड्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन टू whom supplies were made
एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज। ये वो रिक्वायरमेंट्स है जो कि सेल्स के रिकॉर्ड के अंदर मौजूद होनी चाहिए। नंबर बी पे कह रहा है रिकॉर्ड ऑफ गुड्स परचेज्ड shall show the description, quantity and value of goods, name, address and registration number of the supplier and the amount of the tax on the purchase। वो कह रहा है जब आपने चीज़ें परचेज़ करनी हैं तो उस परचेज़ वाले रिकॉर्ड के अंदर ये सारी चीज़ें हमें मिलनी चाहिए कि किस बंदे से ख़रीदा, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका NTN यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है उसका, और टैक्स कितना आपने पे किया उस पर, उसकी क्वांटिटी कितनी है, वैल्यू कितनी है, डिस्क्रिप्शन क्या है उसकी। ये तमाम चीज़ें आपकी उस परचेज़ के रिकॉर्ड में मौजूद होनी चाहिए। नेक्स्ट है अगर आपने इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट में क्या, रिकॉर्ड ऑफ गुड्स इंपोर्टेड शैल शो द डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स एंड अमाउंट ऑफ टैक्स पेड एज इंपोर्टर। अगर ज़ीरो रेटेड का सप्लायर है तो ज़ीरो रेटेड के बारे में ज़ीरो रेट सप्लाईज की रिकॉर्ड होना चाहिए। डबल एंट्री सेल टैक्स अकाउंट होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपने कुछ और किया, इन्वॉइसेस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट क्या होता है, अगर आपने सेल्स टैक्स के क्वेश्चन किए हो तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि जब कोई बंदा चीज़ें सेल करता है और सेल करने के बाद वो चीज़ें वापस आ जाती हैं, रिटर्न आ जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। सबसे पहले आप ये देखें, सेल्स जब आप करते हैं तो आप कस्टमर के अकाउंट को क्या करते हैं, अगर उधार पे चीज़ें बेच रहे हैं तो कस्टमर को डेबिट किया और अपनी सेल्स का अकाउंट को क्रेडिट किया। अब जब सेल्स आपकी रिटर्न हो गई, वापस आपके बिज़नेस में आ गई, तो सेल्स रिटर्न हो गई, आपने सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट किया और क्रेडिट किया अपने उसी डेटर को जिसने वापस किया। तो इस क्रेडिट करने से आप उसको एक क्रेडिट नोट इशू करेंगे अपने जो आपके डेटर्स होंगे, जो आपसे चीज़ें ख़रीदते हैं। इसी के बरक्स अगर आप देखें तो आपका जो परचेज़ है, जब आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं उधार पे, तो आप क्या एंट्री पास करते हैं अकाउंटिंग की, परचेज़ अकाउंट टू आपका जो क्रेडिटर है जिसने आपको चीज़ें दी हैं उसके नेम को आप क्रेडिट करते हैं। जब आप अपनी चीज़ें ख़राब होने की वजह से उसको वापस कर देते हैं तो आप उसी के अकाउंट को वापस डेबिट कर देते हैं ताकि उसकी लायबिलिटी ख़त्म हो जाए। तो इस दौरान इस वजह से आप उसको एक डेबिट नोट इशू करते हैं। तो ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, ये तमाम के तमाम रिकॉर्ड आपने संभाल के रखने हैं। बैंक स्टेटमेंट, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स, कोई रेंटल एग्रीमेंट है, कोई सेल परचेज एग्रीमेंट है, कोई लीज एग्रीमेंट है, तो ये उसके डाटा की बात कर रहा है। अगर रिकॉर्ड रिलेटिंग टू गेट पासेस, इनवर्ड एंड आउटवर्ड ट्रांसपोर्ट रिसीट्स। इनवर्ड आउटवर्ड गेट पास क्या होते हैं, जब कोई भी गाड़ी कंपनी से निकलती है तो वो गेट पास लेकर निकलती है आउट और इन होकर, तो उसकी एक बुक होती है, बुक के ऊपर उसकी एंट्री लिखी जाती है, गाड़ी का नंबर क्या है, कितने टाइम पे इन हुई है, कितने टाइम पे आउट हुई है, तो वो सारा इन और आउट का रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। या अगर इलेक्ट्रॉनिकली कोई रिकॉर्ड इनका मेंटेन हो रहा है कंपनी वाला, तो वो उसको इसी फॉर्म में मेंटेन करना है जो ऊपर हमने चीज़ें बता दी हैं। ये तो था कि वो रिकॉर्ड जो उससे रखना पड़ेगा, कौन कौन सा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा वो हमने सारा डिटेल में देख लिया उसे। अब आगे देखते हैं, प्रोवाइडेड दैट द पर्सन पेइंग रिटेल टैक्स शैल कीप सच रिकॉर्ड एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। बोर्ड की तरफ से अगर किसी रिटेलर पर कोई लगा दी जाती है कि आपने ये रिकॉर्ड रखना है, तो उसे वो रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। अगर इसके अलावा भी कोई रिकॉर्ड होता है तो आगे ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देख लेते हैं। द रजिस्टर्ड पर्सन whose account यहाँ पर मैंने पढ़ा था 6, चलो खैर आगे आ जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा कह रहे हैं सेक्शन 4 में, सब सेक्शन 4 है इसका 22 का, द रजिस्टर्ड पर्सन हुज अकाउंट आर सब्जेक्ट टू ऑडिट अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 shall be required to submit a copy of the annual audited accounts along with a certificate by the auditor certifying the payment of the due tax by registered person। कह रहा है अगर कोई ऐसा टैक्स पेयर है कि जिसके अकाउंट्स मैंडेटरी है कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत कि अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाए, तो वो हमें भी अपने ऑडिटेड अकाउंट्स को क्या करेगा, जमा करवाएगा।
यहाँ तक तो सिर्फ बात हो गई रिकॉर्ड की। अब आ जाते हैं टैक्स इनवॉइस क्या होती है। एक होती है सिंपल इनवॉइस, एक है टैक्स इनवॉइस। तो टैक्स इनवॉइस क्या चीज़ है? सेक्शन 23 इसको डील करेगा ऑफ चैप्टर 4। अ रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाईज शेल इशू अ सीरियली नंबर्ड, उसका सबसे पहले तो सीरियल नंबर होना चाहिए टैक्स इनवॉइस का कोई ना कोई, टैक्स इनवॉइस एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कंटेनिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर। अब ये पर्टिकुलर मैंडेटरी हो गए जो बाय लॉ के अंदर आ गए कि हर टैक्स इनवॉइस के अंदर ये चीज़ें लाजमी होंगी, वो चाहे उर्दू में हो चाहे इंग्लिश में हो। नंबर ए में कहता है नेम होना चाहिए, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द सप्लायर, जिसने वो सप्लाईज करनी है, जो सप्लायर कर रहा है, चीज़ें सप्लाई कर रहा है, उसका ये अंदर होना चाहिए। फिर नेम, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द रेसिपिएंट एंड इन केस ऑफ सप्लाईज बाय द मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर to unregistered distributor the NIC or NTN of such unregistered distributor as the case may be। अब कह रहे हैं अगर अनरजिस्टर्ड बंदे को अगर आप चीज़ें सेल करते हैं तो उसका NIC आप लेंगे, CNIC जिसे कहते हैं वो लेंगे, नहीं तो NTN नंबर आप उसका लाजमी लेंगे। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज ordinary consumer means a person who is buying the goods for his own consumption and not for the purpose of resale or processing। जो ऑर्डनरी कंज्यूमर है उसके ऊपर ये आप नहीं कानून लगाएंगे कि भाई आप अपना शनाख्ती कार्ड दो फिर हम आपको चीज़ें देते हैं। इस तरह तो अगर आप बाज़ार में कोई भी चीज़ लेने जाएं तो आपको वहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है कि जो B2B है, जो बिज़नेस टू बिज़नेस कर रहे हैं, उनके लिए ये शर्त होगी। Provided that the condition of NIC NTN shall be effective from 1 अगस्त 2019। 2019 1 अगस्त के बाद ही जो है ना ये वाला मसला बना था कि ID कार्ड नंबर लेंगे बिज़नेस टू बिज़नेस जो कर रहे हैं, या NTN नंबर वो देंगे अगर अनरजिस्टर्ड हैं सेल्स टैक्स के अंदर, तो फिर वो उन पे ये शर्त में लगेगी। Provided further that the condition of NIC shall not apply in the case of payment through debit। हाँ, अगर वो डेबिट क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट करते हैं तो फिर उन पर ये मैंडेटरी नहीं होगा। असल में हम चाह ये रहे हैं कि हमारे पास मनी ट्रेल आ जाए, हमारे पास उस बंदे का डाटा आ जाए कि कौन कितनी सेल परचेज कर रहा है। नंबर सी में कहता है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस के अंदर ये भी होनी चाहिए। आगे भी कुछ है रिक्वायरमेंट जी। डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग काउंट, denier and construction in case of textile, yarns and fabric and quantity of goods, ये चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर। वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, एक्सक्लूसिव का मतलब कि टैक्स निकालने के बाद, टैक्स के बगैर वाली वैल्यू क्या है उस प्रोडक्ट की जो सेल की जा रही है। अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स, उस पर सेल्स टैक्स कितना लगाया जा रहा है, उसके बाद उसकी वैल्यू कितनी हो रही है। तीनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये उसके अंदर होनी चाहिए टैक्स इनवॉइस के अंदर। आगे प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई सच मॉडिफाइड इनवॉइस फॉर डिफरेंट पर्सनस। वो कह रहा है अगर बोर्ड चाहे तो किसी के अंदर भी, किसी के लिए भी कोई भी इनवॉइस का फॉर्मेट जो है वो अलाउ कर सकता है। एक से ज़्यादा इनवॉइस आप एक प्रोडक्ट के लिए नहीं इशू कर सकते, ये भी आ गया। सबसेक्शन 2 कहता है नो पर्सन अदर देन अ रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन से मुराद यहाँ पर हो रही है सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन, नॉट NTN की रजिस्ट्रेशन, और अ पर्सन पेइंग रिटेल टैक्स शेल इशू एन इनवॉइस अंडर दिस सेक्शन। कह रहा है कि सिर्फ दो ही बंदे इशू कर सकते हैं, या तो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होगा या फिर उस पर रिटेल टैक्स लगता होगा जो उसके बिजली के बिलों के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। तो ये दो शख्स जो है ना ये इस तरह की इनवॉइस इशू करेंगे, इसके अलावा दूसरे कोई भी बंदा इस तरह की इनवॉइस इशू नहीं कर सकता कि भाई इसमें इतना सेल्स टैक्स लगा हुआ है, इतने की अमाउंट है, ये आप सेल्स टैक्स भी मुझे दे दो, नहीं। क्योंकि रजिस्टर्ड बंदा ही जो है ना वो इनपुट और आउटपुट का क्लेम कर सकता है, अदरवाइज अनरजिस्टर्ड बंदा इनपुट आउटपुट क्लेम नहीं कर सकता। The board may by notification in the official gazette prescribe the manner and procedure relating issuance authentication of tax invoice। ये भी कुछ नहीं है, आगे जी आ जाए। रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। सेक्शन 24 इस चीज़ को डील करता है। सेक्शन 24 है, चैप्टर नंबर 4 है, वो बताता है कि कितनी देर तक आपने रिकॉर्ड को रिटेन करना है।
सेल्स टैक्स एक्ट 1990 का दोबारा बता दूं चैप्टर 4 है। A person who is required to maintain any record or document under this act shall retain the record and document for a period of 6 years after the end of the tax period to which such record or documents relate। यहाँ तक एक बात हो गई। आगे दूसरी बात है वो बाद में देखते हैं, पहले यहाँ देखते हैं 6 साल कौन से भाई। 6 साल तो कह दिया लॉ ने, लेकिन वो 6 साल शुरू कहाँ से होंगे, एंड कहाँ पे होंगे। दोबारा से इस लाइन को पढ़ें ज़रा गौर से। वो कह रहा है कि जिस टैक्स पीरियड की वो इनवॉइस है उस टैक्स पीरियड के ख़त्म होने के बाद से 6 साल आपने काउंट करने हैं। अब मुझे बताएं टैक्स पीरियड में और टैक्स ईयर में डिफरेंस भी आपको मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी। सेल्स टैक्स की डेफिनेशन के अंदर ये हमने टॉपिक डिस्कस किया है, क्योंकि सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में टैक्स पीरियड को डील किया जाता है और टैक्स पीरियड इसका एक मंथ का होता है। एक साल में इसके 12 टैक्स पीरियड होते हैं। तो जिस टैक्स पीरियड की वो इनवॉइस होगी, यानी जिस मंथ की वो इनवॉइस होगी, उस मंथ के एंड होने के बाद 6 साल जब बनेंगे आपके पूरे, उस 6 साल तक आपको वो रसीद संभाल कर रखनी है। हाँ, उसके अलावा आगे बात कहता है और या फिर till the such further period the final decision in any proceeding including proceeding for assessment, appeal, revision, reference, petition or any proceeding before ADRC। वो कहता है कि अगर कहीं आपका केस लगा हुआ है, रेफरेंस में या अपील में है या असेसमेंट में हो रही है या कोई इस तरह की प्रोसीडिंग चल रही है, तब आपको जब तक उसका फाइनल आउटकम नहीं आता, फाइनल डिसीजन नहीं होता, तब तक आपको वो रसीद संभालनी पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर कुछ भी ऐसी बात नहीं है तो सिर्फ 6 साल तक आप वो रसीद को क्या करेंगे, संभाल के रखेंगे। आगे सेक्शन 25 हमें ये अलाउ करता है कि हम एक्सेस कर लें किसकी, रिकॉर्ड की, अगर जब हमें ज़रूरत पड़े या हमें हमारे कहने पर वो प्रोवाइड हमें ना करे। अ पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन एनी रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ शेल एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द कमिश्नर produce record or document which are in his possession or control or in possession or control of his agent। वो कह रहा है कि हमें एक्सेस है सेक्शन 25 के तहत, हम उससे वो डाटा मांग सकते हैं जो हमें ज़रूरत है। आगे आ जाइए, आगे कुछ इसमें है। बस जी इसमें यही था, इतना इम्पोर्टेंट जो हमने कर दिया। आगे ये डिफ़ॉल्ट सरचार्ज इसका देख लें। प्रोवाइडेड इफ़ अ रजिस्टर्ड पर्सन विशेज़ टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ टैक्स शॉर्ट पेड और अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड अलोंग विद डिफ़ॉल्ट सरचार्ज ड्यूरिंग द ऑडिट और एट एनी टाइम बिफोर इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस, he may deposit the evaded amount of tax default surcharge under section 34 and 25% of the penalty payable under section 33। इससे पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 5, फिर हमें ये प्रोवाइजो का क्लियर हो जाएगा। Notwithstanding the penalty prescribed in section 33, if the registered person wishes to deposit the amount of tax short paid, amount of tax evaded along with the default surcharge voluntarily whenever it comes to his notice before receipt of notice audit, no penalty shall be recovered from him। वो कह रहे हैं अगर आपने उसका ऑडिट किया और ऑडिट करने से आपको पता लग गया उसका टैक्स शॉर्ट पेमेंट है, तो आप उसको पहले ही कह दें कि भाई ये शॉर्ट पेमेंट जमा करवा दो, पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर वो शॉर्ट पेमेंट और डिफॉल्ट सरचार्ज जमा करवा देता है तो फिर उसको पेनल्टी वगैरह नहीं लगेगी। नेक्स्ट आ रहा है जी ड्राइंग ऑफ अ सैम्पल। सिंपल है, ये क्या होता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ड्राइंग्स आपको पता है ड्राइंग अकाउंट क्या होता है। जब भी ऑनर कोई चीज़ अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस से निकालता है तो उसको ड्राइंग कहते हैं। तो वो सेक्शन 25A में बताया गया है कि ड्राइंग एज अ सैम्पल अगर उसने करना है तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा और उसकी क्या ट्रीटमेंट होगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रांजैक्शन बिटवीन एसोसिएट्स, आपस में दरमियान में अगर 2-3 ऑनर है वो आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं तो क्या होगा। लो जी, ये चैप्टर नंबर आपका 4 कंप्लीट हो गया। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 का चैप्टर 4 हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने देख लिया कि व्हाट इज़ मीन बाय टैक्स इनवॉइस एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ इशूइंग अ टैक्स इनवॉइस
and what are the legal time period to maintain the record by the taxpayer, and how many tax years, how many years taxpayer can retain his record of invoices with him by law जो उसके ऊपर मैंडेटरी है वो 6 साल हमने देख लिया, टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट देख लिया। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वही दोबारा से वही बात रिपीट हो रही है, ठीक हो गया भाई। बाकी आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।